हेलो ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ प्रमोद बुरा। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी बनेगा, लेकिन ये टॉपिक आप सबको आना चाहिए। इसके अंदर हम बात करते हैं एलिमेंट की। आपने देखा होगा कि हम केमिस्ट्री में एलिमेंट को लिखते हैं ZXA से। ये नॉलेज हर एक बच्चे को होना ही चाहिए, चाहे वो 11th का है चाहे वो 12th का है। ओके स्टूडेंट, तो ये सबके लिए कॉमन टॉपिक रहेगा। तो हम एलिमेंट को लिखते हैं ZXA से। जैसे आपके सामने मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ 6C12 7N14। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ आगे 11 सोडियम 23 और 17 क्लोरीन 35.5। उसके अलावा बात करें 26 Fe56। उसके अलावा बात करें अगर हम जैसे गोल्ड 79 गोल्ड 209। उसके बाद बात करें 82 लेड PB 208। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 79 पे है, इसके ऊपर जो 209 है ये 82 है, इससे बड़ा है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है ऊपर वैल्यू बढ़ रही है, इसकी वैल्यू बढ़ी लेकिन ये वैल्यू कम होगी, क्योंकि गोल्ड हमारे को 32 फॉर्म में मिलता है। जो नहीं कि सारा गोल्ड हमें 209 का मिलता है, हमें 205 का मिलता है, वो सब बातें सिखाई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं 83 बिस्मिथ। ये भी 209 के फॉर्म में मिलता है, गोल्ड भी 209 के फॉर्म में मिलता है, बिस्मिथ मेरे को 209 के फॉर्म में मिलता है। हम एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं। ऐसे क्यों लिखते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो मैं पहले आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ZXA में मतलब क्या है। Z होता है एटॉमिक नंबर। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए मैं हिंदी के वर्ड भी यूज कर रहा हूँ। X है उसका सिंबल, और A है एटॉमिक मास। देखते हैं आगे कहानी क्या है। तो कहानी कुछ इस तरह है स्टूडेंट कि जैसे ये लिखा हुआ है 6C12, तो इसका मतलब है कार्बन जो है वो 6 नंबर पे आ रहा है। Z कितना हो गया, 6 हो गया। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है हमारी टेबल में, पीरियोडिक टेबल में, कार्बन आपको 6 नंबर पे दिखेगा। अगर ऐसी बात करें हम, नाइट्रोजन हमारे को 7 नंबर पे दिखेगा, सोडियम हमारे को 11 नंबर पे दिखेगा, क्लोरीन हमारे को 17 नंबर पे दिखेगा, फेरस हमारे को 26 नंबर पे दिखने वाला है, और गोल्ड हमारे को 79 नंबर पे दिखेगा, लेड हमारे को 82 पे दिखेगा, और बिस्मिथ हमारे को 83 पे दिखने वाला है। तो ये जेड जो है वो उसके एटॉमिक नंबर हैं। तो अब एक बात, जेड क्या दिखाता है। जेड ये दिखाता है कि जितने उसमें जेड होंगे उतने उसमें प्रोटॉन होंगे पॉजिटिव पार्टिकल, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले ये पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल क्या है, थोड़ा इसको एक बार यहीं ड्रॉप करते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा सबसे पहले आपको पता होगा कि एक साइंटिस्ट आया था J.J. थॉमसन। ये साइंटिस्ट स्टूडेंट वो साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरिंग J.J. थॉमसन ने ही की थी। उसको लगा कि मैंने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ दिया जो एक नेगेटिव चार्ज रखता है। उससे पहले हमारे को नेगेटिव चार्ज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। हम यही सोचते थे कि करंट प्लस चार्ज के कारण ही फ्लो होती है। आज भी हमारी करंट की डायरेक्शन ऐसे ही है। आपने अगर देखा हो, आज भी हमारे करंट की डायरेक्शन हम ये बोलते हैं कि +2 माइनस है। इसको भी हम क्लियर करेंगे चैप्टर नंबर 13 में जाके। तो J.J. थॉमसन वो था जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। उसने बोला कि हर एक पार्टिकल में जितने पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं उतने ही नेगेटिव एलिमेंट भी होते हैं, जिसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो उसने नेगेटिव पार्टिकल खोजा। उसने फिर सोचा कि मैं एटम को, मैं परमाणु को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैं जो हिंदी वर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो कॉमन वीडियो है, तो मैं दोनों को ध्यान में रख के वीडियो बना रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हिंदी वाला हिंदी में ध्यान दे, इंग्लिश वाला इंग्लिश में ध्यान दे। तो उसने एटम को एक्सप्लेन किया। तो वो कहता है कि एटम एक स्फीयर है। इस स्फीयर की रेडियस जो है वो 10⁻⁻10 मीटर है।
तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, डिस्कवरिंग करने के बाद उसने एक मॉडल डिफाइन किया और वो कहता है कि एटम एक स्फीयर है और स्फीयर के जो साइज यानी रेडियस की बात करें, एक बात बताओ, जब ये हम स्फीयर की बात करते हैं साइज का मतलब रेडियस ही क्यों होता है? आप ध्यान रखना, कभी नोटिस करना कि जब भी आप किसी भी स्फीयर के साइज की बात करेंगे इट मीन्स आप उस स्फीयर के रेडियस को ही एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट, अगर आपने देखा हो कि आपने स्फीयर के कोई भी फॉर्मूले पढ़े हों, चाहे वो एरिया का CSA या वॉल्यूम का, तो उसके अंदर एक ही वर्ड होता है, वो होता है रेडियस। अगर आप सिलेंडर की बात करें वहाँ दो वर्ड होते हैं, πr²h, रेडियस भी होता है और हाइट भी होता है। तो इसीलिए हम स्फीयर के अंदर सिर्फ रेडियस की बात करते हैं। तो थॉमसन कहता है कि एटम एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 10⁻⁻10 है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिवली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ये बात उसने बोल दी। अब ये जो नेगेटिव पार्टिकल है उसको उसने नाम भी दिया इलेक्ट्रॉन। अब दिक्कत क्या आई कि भी साथ में एक बात, 10⁻10 मीटर को हम फिजिक्स में बोलते हैं एंगस्ट्रम। तो कुछ एक डाटा है जो आपको याद करना चाहिए, मैं यहाँ सारा लिखवा देता हूँ। सबसे पहले मिली होता है 10⁻⁻3, फिर होता है माइक्रो होता है 10⁻⁻6, फिर होता है नैनो आपका है 10⁻⁻9, फिर आपका है एंगस्ट्रम, वो आपका होता है 10⁻⁻10, फिर आपका है पिको आपका होता है 10⁻⁻12, फिर आपका है फर्मी आपका होता है स्टूडेंट 10⁻⁻15। ये तो सारा डाटा है माइनस के अंदर। प्लस में भी होता है जैसे के यानी किलो, कहता है मेरे पोस्ट के ऊपर 1 के लाइक आ गए तो 1000। उसके बाद आता है मेगाबाइट, तो वो होता है 10⁻6। तो ये वो डाटा है जो आपको 12th में 11th में याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहीं लिख दिया ताकि आप इसको आज ही याद कर लो। तो बात चली थी एटम की। तो एटम जो था स्टार्टिंग में ऐसा था कि एटम एक स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर, इसमें पॉजिटिव नेगेटिवली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ये जो स्ट्रक्चर दी थी ये दी थी थॉमसन ने। इसमें कुछ कमियां आई वो हम पढ़ेंगे, वो एटम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बेस की बात कर रहे हैं। बाद में थोड़ा इसको मॉडिफाई किया गया, वो काम किया रदरफोर्ड ने। वो कहता है इस एटम के अंदर एक छोटा सा एक और पार्टिकल होता है इसको नाम दिया न्यूक्लियस। इसका जो साइज है एटम का तो वही है, इसका साइज है 10⁻⁻15, एटम का तो वही है 10⁻⁻10। तो यहाँ से अपने को दोनों साइज क्लियर होते हैं कि एटम का साइज है 10⁻⁻10 और न्यूक्लियस का साइज जो है वो है 10⁻⁻15। तो रदरफोर्ड ने ये काम था थॉमसन का, और ये जो बीच में न्यूक्लियस की जो डिस्कवरिंग की थी वो की थी रदरफोर्ड ने। वो कहता कि सारा का सारा पॉजिटिव पार्टिकल, उसको नहीं पता कि पॉजिटिव पार्टिकल का नाम प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो था ना, पॉजिटिव पार्टिकल जो है प्रोटॉन होगा, ये काम किया गोल्डस्टीन ने। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरिंग की, न्यूक्लियस को जो खोजा गया वो खोजा रदरफोर्ड ने। और एटम जो था वो किसने एक्सप्लेन किया? थॉमसन ने। थॉमसन कौन था जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरिंग थॉमसन ने, न्यूक्लियस की डिस्कवरिंग रदरफोर्ड में। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन है, ये गोल्डस्टीन ने। और यहाँ पर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी आता है न्यूट्रॉन, जिसकी डिस्कवरिंग की थी जेम्स चैडविक ने। कैसे की थी, कैसे हुई दिमाग में, वो सब हमारे 12th की फिजिक्स में आने वाला है। तो अभी तो मैं सारे वर्ड आपको पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो जो है बेसिक वीडियो है जो सबको ध्यान से देखनी चाहिए। फिर हम आगे बात करते हैं हुआ क्या। तो सारे प्लस यहाँ थे, जितने प्लस यहाँ थे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे थे। अब ये चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कैसे, किसके अंदर जो हमारा कंटेंट है ये वाला। कि अगर मैं कार्बन का आपको बना के दिखाऊं तो कार्बन का अब ऐसे बनेगा। पहले तो हम पूरा एक स्फीयर मानते थे, अब न्यूक्लियस अलग बनाता हूँ, इलेक्ट्रॉन बाहर दिखाता हूँ। तो कार्बन 6 नंबर पे आ रहा है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये बात बताई थी गोल्डस्टीन ने। और 6 प्रोटॉन होंगे तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बाहर आउटर सेल में रोटेट करेंगे, कोई 1s में कोई 2s में। वो हम केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर जाना चाहिए। फिर दूसरी बात, अब इसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं वो कैसे पता करेंगे? इस A से। कोई जेड तो आपको पता लग गया कि जो जितना जेड होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन के अंदर 6 नंबर पे जा रहा है तो 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मैंने दोनों 6 6 दिखाए हैं।
और ऊपर जो लिखा हुआ है स्टूडेंट वो था एटॉमिक मास। जैसे एटॉमिक नंबर दिखाता है प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को, एटॉमिक मास दिखाता है न्यूक्लियॉन को। अभी न्यूक्लियॉन क्या होता है, तो एटॉमिक मास दिखाता है न्यूक्लियॉन को, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अगर एक साथ बोलना हो तो हम बोल देते हैं न्यूक्लियॉन, यानी वो वैल्यू बनेगी ए की। जैसे आपने घर में मम्मी पापा को एक साथ बोलना हो तो हम बोल देते हैं मदर फादर यानी पेरेंट्स। भाई बहन को अगर एक साथ बोलना हो तो उसके लिए वर्ड है इंग्लिश में सिबलिंग्स, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर। फिर एक क्वेश्चन और आता है, जैसे सर मैडम को अगर आपको एक साथ बोलना हो तो एक वर्ड आपने यूज़ कर रखा है टीचर। तो ऐसे ही न्यूक्लियॉन्स, यानी आपने बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि बीच में न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल भी है, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रल पार्टिकल भी, न्यूट्रॉन भी है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन बोलेंगे तो न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। अब कार्बन में टोटल 12 न्यूक्लियॉन्स है, तो 12 में से 6 तो प्रोटॉन हो चुके हैं, क्योंकि जितने जेड होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं तो फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस जेड। क्यों? क्योंकि ए का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और जेड का मतलब है सिर्फ प्रोटॉन। तो इसमें से माइनस करेंगे तो प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू किसकी आ जाएगी, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन अगर चेक किया जाए तो ए माइनस जेड, तो 12 माइनस 6 आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल एक और देखें, शायद आपको कहानी समझ आ जाएगी। 7 एंड 14 को देखें, नाइट्रोजन का एलिमेंट ले लेते हैं। तो इसके पास जेड जो है वो 7 है, इट मीन्स इसके अंदर प्रोटॉन भी 7 होंगे, इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। ए न्यूक्लियॉन्स की बात करें, एटॉमिक मास की बात करें, वो 14 है। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि एटॉमिक मास या 14 मास है, तो वो नॉर्मल सी बात है कि केजी में कोई चीज़ हमें तोलते हैं तो किस में तोलते हैं, केजी में। तो ये केजी में है कि ग्राम में, मैं अभी नहीं बता रहा। मैं तो बता रहा हूँ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे डिफाइन हो रहे हैं। ये वजन है तो वजन का मतलब कुछ ना कुछ केजी में भी होगा, ग्राम में भी होगा, वो बात भी हम करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको एलिमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये कैसे हम किसी एलिमेंट से डिफाइन करते हैं। तो एक सेकंड, यहाँ क्या है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के 14 है। अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मुझे ए में से जेड माइनस करना पड़ेगा। ए आपका 14 है, जेड आपका 7 है, इट मीन्स में न्यूट्रॉन भी 7 है। अगर मैं इसके एटम की स्ट्रक्चर को दिखाऊं तो 7 नंबर पे आ रहा है, 7 प्रोटॉन है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, और 14 माइनस 7 इसके न्यूक्लियस के अंदर 7 ही न्यूट्रॉन है। अभी आगे चलते हैं, धीरे धीरे कहानी समझ आएगी। अब बात कर रहे हैं सोडियम की। सोडियम की अगर कहानी देखी जाए तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि सोडियम 11 नंबर पे आ रहा है, तो 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के यानी न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो 23 हैं। लेकिन अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए में से जेड माइनस करना पड़ेगा। तो 23 में से 11 माइनस करूँगा, ये 12 बचेंगे। अब एक मिनट रुके ध्यान से, यहाँ आप एक बार सोचें, अगर आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, पर इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ज़्यादा होने लग गए। अब धीरे धीरे न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में कैसे, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात मैं करूँगा क्योंकि हाइड्रोजन हमारे को दुनिया में 3 फॉर्म में मिलता है, 1s2, 1h1, 1s2, 1s3। इसको हम बोलते हैं प्रोट्रियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्राइट्रियम। ये तीनों हाइड्रोजन के ही आइसोटोप हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। तो ये हाइड्रोजन के ही हैं। ऐसे ही गोल्ड के हैं, गोल्ड के होते हैं 32। गोल्ड हमारे को दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉर्म में मिलता है, वो है 32 की फॉर्म में। गोल्ड हमारे को 32 फॉर्म में फाइंड होता है। आगे बात करते हैं, तो अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो ये 1 नंबर पे आ रहा है, इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो 1 है, इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 है। तो न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो इसमें से अगर मैं माइनस करूँगा तो स्टूडेंट यहाँ पर न्यूट्रॉन बचेगा ही नहीं। तो अगर मैं प्रोट्रियम के अगर आपको न्यूक्लियस की बनाने की बात करूँ तो आप ध्यान से देखें कि प्रोट्रियम के न्यूक्लियस को अगर बनाओ, एटम को अगर बनाओगे तो उसके अंदर आप 1 प्रोटॉन लिखोगे, 1 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, न्यूट्रॉन इसमें होगा ही नहीं। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन हम किसी एनर्जी के थ्रू बाहर निकाल लें
तो ये नहीं, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ से हटा दें, यानी निकाल के ऑर्बिट से बाहर कर दें, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा। उस न्यूक्लियस को बोला जाता है स्टूडेंट प्रोटॉन। ये प्रोटॉन नहीं है, ये प्रोट्रियम है। प्रोट्रियम का जो एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर दे, तो जब प्रोट्रियम का जो न्यूक्लियस बच जाएगा उसको फिजिक्स में या साइंस में बोला जाता है प्रोटॉन। ऐसी ड्यूटेरियम की बात करते हैं स्टूडेंट। ड्यूटेरियम अगर देखा जाए तो एक नंबर पे आ रहा है, तो एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं न्यूट्रॉन निकालूं तो A-Z, न्यूट्रॉन भी एक आ रहा है। इसके अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है। इन दोनों के एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है स्टूडेंट? इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, वो इसके भी है। इसके पास न्यूट्रॉन है जबकि इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो जिस भी हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होगा वो तो है प्रोट्रियम, जिसके पास एक न्यूट्रॉन होगा वो है ड्यूटेरियम। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन एमिट कर दे, इसका जो न्यूक्लियस बचेगा उसको बोला जाएगा ड्यूट्रॉन। तो प्रोट्रियम से बना प्रोटॉन, ड्यूटेरियम से बना ड्यूट्रॉन। ये हमारा एक रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव क्यों है? अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये एक नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं A-Z करूँ न्यूट्रॉन के लिए तो स्टूडेंट 3-1 2 बन रहा है। तो आप ध्यान से देखें कि इसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि न्यूट्रॉन 2 हो चुके हैं। तो एक फिक्स वैल्यू होती है न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन की, कि जैसे अब यहाँ पे देखें न्यूट्रॉन 2 है, Z का मतलब प्रोटॉन ही होता है, प्रोटॉन 1 है तो ये वैल्यू 2 होगी। तो अगर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो एलिमेंट दुनिया में अनस्टेबल होते हैं। वो जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं रह पाता, तो इसलिए वो क्या करता है, अनस्टेबल कंडीशन में चला जाता है। इसलिए वो यूनिवर्स में कहीं भी होगा वो हल्के रेज पार्टिकल एमिट करता रहेगा। उनको बोलते हैं डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। ये बात हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव में, और ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल। तो जिनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की नंबरिंग प्रोटॉन की नंबरिंग से ज़्यादा हो जाती है। वैसे 83 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं हमारी केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में 83 पे आता है बिस्मिथ। बिस्मिथ का एक आधा एलिमेंट ऐसा है, बिस्मिथ हमारे को यूनिवर्स में 2-3 फॉर्म में मिलता है। बिस्मिथ का कुछ फॉर्म स्टेबल है, कुछ एक आइसोटोप ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव में भी काउंट होते हैं। तो बिस्मिथ के बाद वाले सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1.5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो अगर आपका ये लेस देन है 1.5 से तो है स्टेबल। अगर ये 1.5 से ज़्यादा हो गया तो वो पार्टिकल्स बन जाएंगे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। वो बात भी हम करेंगे इसी 12th की चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस के अंदर। तो अब बात करते हैं आगे। हमने प्रोटॉन की कर ली, ऐसे ही मैं काम कर लेता हूँ हीलियम की ओर कर लेता हूँ। ये सब क्यों कर रहा हूँ सब आपको धीरे धीरे जब पता लगेगा, जब मैं सारे चैप्टर आपको पूरा सिलेबस करवा चुका हूँगा तब आपको बात समझ आएगी कि सर ने इस दिन ये वीडियो क्यों बनाई थी हमारे लिए। तो इस वीडियो को आप ध्यान से करें, इसके खुद एक बार सारा पढ़ने के बाद अपने हिसाब से जो आपको समझ ना आए उतने कंटेंट को आप एक बार, मैं एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा लिखूँगा, आप उतने एग्जाम्पल लिखें जिससे आपको लगे कि मेरे नोट्स कवर हो चुके हैं। तो हीलियम की बात करते हैं। तो हीलियम का अगर मैं देखा जाए तो इसका जेड जो है वो 2 है। जितने जेड होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और ए का मतलब एटॉमिक मास का मतलब अगर देखा जाए तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के 4 हैं। अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मुझे A-Z करने पड़ेंगे। वो मेरे पास कितने आएंगे स्टूडेंट? 2 ही आएंगे। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसके स्ट्रक्चर में 2 प्रोटॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे वो बन जाएगा He+। अगर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो बन जाएगा He+2। और 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों निकल गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस रह जाएगा। और हीलियम के न्यूक्लियस को बोला जाता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल। आपने सुना होगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा हीलियम को नहीं बोलते, अल्फा हीलियम के एटम को नहीं बोलते। जब हीलियम का एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, जो बीच में नाभिक बचता है, न्यूक्लियस बचता है, उस अल्फा उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे आपने समझा कि प्रोटोनियम से प्रोटॉन कैसे बनता है, ड्यूटेरियम से न्यूट्रॉन कैसे बनता है, ट्राइटियम क्यों रेडियो एक्टिव है, और हीलियम से कब अल्फा बनता है। फिर मैंने आपको कार्बन का समझा दिया, नाइट्रोजन का समझा दिया, सोडियम का समझा दिया। अब आप देखें एक बार Fe को। ये वो एलिमेंट्स है जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं,
26 नंबर पे आ रहा है, 26 प्रोटॉन है, 26 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं न्यूट्रॉन निकालने बैठूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 56 में से 26 माइनस करना पड़ेगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। डिग्री थोड़ी गलती से लग गया, 30 बचेगा। अगर मैं इसके अगर आपको दिखाऊँ है, इसका जो एटम का साइज है वो कितना है स्टूडेंट, ताकि आपको सारी बातें याद आती रहे, 10⁻⁻10। इसका जो न्यूक्लियस का साइज है वो कितना है, 10⁻⁻15। तो जो ये बाहर वाला परमाणु है, एटम है, इसका साइज है 10⁻10। बीच में जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, जिसको डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने, उसका साइज है 10⁻15। इसके नाभिक में न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 26। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 26। ये 26 इलेक्ट्रॉन सारे एक क्लास में नहीं होते, वो आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, वो आप उस तरह आप फिल करना सीख लेंगे, वरना आपको कभी सिखा दिया जाएगा, वो केमिस्ट्री का टॉपिक है आपके पास। अब बात करें, इसके अंदर 30 न्यूट्रॉन है। आपने देखा न्यूट्रॉन धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो इस तरह जो लास्ट स्टेबल एलिमेंट है वो, वही बात मैं कहूँगा, लेड है। बिस्मिथ के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो स्टेबल है, लेकिन बिस्मिथ के कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो अनस्टेबल हैं। जैसे हाइड्रोजन के एक एलिमेंट ऐसा है जो अनस्टेबल है। तो बिस्मिथ हमारा लास्ट स्टेबल एलिमेंट काउंट होगा, लेकिन बिस्मिथ के कुछ एलिमेंट ही, लेकिन लेड हमारे पास सारे स्टेबल हैं। तो लास्ट जो है लेड मानो जो पूरा स्टेबल है। तो ये 82 नंबर पे आ रहा है, 82 प्रोटॉन है, 82 इलेक्ट्रॉन है। तो 208 में से 82 माइनस कर देंगे, 126 न्यूट्रॉन है। तो आप अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो करके देखें, अगर 126 डिवाइड बाय, ये तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है 82। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं एक बार कैलकुलेटर से डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ स्टूडेंट, 126 डिवाइड बाय 82, ये आ रहा है 1.53। मैंने कहा था कि 1.5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा स्टेबल एलिमेंट है। तो इसके बाद वाला ये 83 में कुछ एलिमेंट स्टेबल है, 83 के बाद वो 84 85 वो सारे तो अनस्टेबल ही हैं, क्योंकि उसके अंदर उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन के से ज़्यादा न्यूट्रॉन हो जाते हैं, इसलिए वो अनस्टेबल हो जाते हैं। ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। तो हमारा जो टॉपिक था वहीं पे वापस आते हैं। वापस की कहानी क्या थी कि मैंने आपको ये एलिमेंट सिखाने थे कि किसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो सारा आपको समझ आ गया। हमने इसको भी किया, हालांकि हमने हाइड्रोजन को भी किया, हमने हीलियम को भी किया, कार्बन को भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया। अब इसकी कहानी क्या है वो हम देखते हैं, बाकी हम सारे को कर चुके हैं। तो एक्चुअल में हम जब लिखते हैं ना, या हम जब देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, हमारे को क्लोरीन 17 क्लोरीन 35.5 दिखाया जाता है, जबकि दुनिया में 17 क्लोरीन 35.5 एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? अगर ये एग्जिस्ट करे तो स्टूडेंट 17 प्रोटॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 35.5 में से 17 गया तो 18.5 न्यूट्रॉन होंगे। तो क्या न्यूट्रॉन आधा होगा क्या? तो इसके बारे में क्या कहानी है? तो एक्चुअल में ये जो क्लोरीन है ये हमारे को मिलता ही नहीं है। तो फिर दुनिया में क्लोरीन कैसे है? दुनिया में क्लोरीन हमारे को दो फॉर्म में मिलता है। एक आपको मिलता है 17 क्लोरीन 35 और एक आपको मिलता है 17 क्लोरीन 37। तो फिर 35 हम जो लिखते हैं 17 क्लोरीन 35.5, उसकी क्या कहानी है वो आपको आज क्लियर हो जाएगी। तो दुनिया में क्लोरीन दो ही फॉर्म में मिलता है। जैसे गोल्ड हमारे को दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलता है 32 फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन हमारे को 3 फॉर्म में मिलता है, 1H1 1H2 1H3, प्रोट्रियम ड्यूटेरियम ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? जिनके न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं रहते। ओके, अब बात करते हैं कि पहले बात करते हैं कैसे बना। तो जब मैंने दुनिया में इसकी देखी ना प्रेजेंस कि कितने अवेलेबल हैं, तो अगर ये 3 हैं तो ये 1 है। तो दुनिया में इसकी जो प्रेजेंस है कि अवेलेबिलिटी कितनी है इनकी, तो दुनिया में इनकी अवेलेबिलिटी यानी प्रेजेंस जो है वो 3:1 में है कि अगर आपको 3 करोड़ ये मिलेंगे तो 1 करोड़ ये मिलेंगे, तो अगर 3 ये मिलेंगे तो 1 ये मिलेंगे। तो अगर मैं एवरेज निकाल लूँ, औसत निकाल लूँ, जैसे 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो अगर आप 4 एलिमेंट लेते हो तो 3 एलिमेंट आपको 35 वाले मिलेंगे, 1 एलिमेंट आपको 37 वाला मिलेगा।
अगर आप इनका एवरेज निकालते हो तो सम ऑफ ऑल नंबर अपो में टोटल नंबर, तो ये आपका आ रहा है 35 दूना 70 दूना 140 70 140 तो 142 डिवाइड बाय 4, तो ये आपका आएगा 35.5। इसका मतलब ये 35.5 ही हमारा एक एवरेज वैल्यू है, ना कि रियल वैल्यू है। तो दुनिया में क्लोरीन हमारे को दो ही फॉर्म में मिलते हैं, तो हमारे को जो पीरियोडिक टेबल में दिखाया जाता है वो हमारे को एवरेज दिखाया जाता है। इस तरह गोल्ड का भी जो दिखाया था 209 वो एवरेज वैल्यू है। अब आगे बात करते हैं आगे, तो 17 क्लोरीन 35 को अगर देखा जाए तो 17 प्रोटॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि 35 में 17 गया तो 18 ही बचेगा। 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन। लेकिन 17 क्लोरीन 35.5 को अगर देखा जाए तो 17 प्रोटॉन 37 को अगर देखा जाए 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 20 न्यूट्रॉन। तो आज हमें समझ आ गया कि एलिमेंट को जेड एक्सेस से क्यों लिखा जाता है। फिर हम एक बात कर लेते हैं कि 3 एलिमेंट को हमें ज़्यादा पढ़ना है, एक इलेक्ट्रॉन को, एक प्रोटॉन को, एक न्यूट्रॉन को, और भी पढ़नी है। एक बार आप इस पर फोकस करें। इलेक्ट्रॉन को 1e0 से लिखा जाता है, प्रोटॉन को 1h1 से लिखो या 1p1 से लिखो, कि प्रोटोनियम से प्रोटॉन कब बनता है मैं आपको बता चुका हूँ, ड्यूटेरियम से अल्फा कब बनता है मैं आपको बता चुका हूँ, और न्यूट्रॉन को 0n1 से लिखा जाता है। इसको डिस्कवर किया था थॉमसन ने, इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, और इसको किया था जेम्स चैडविक ने। पैरों में जो लिखे हैं वो चार्ज है, इसके ऊपर जो आवेश है चार्ज जो है वो इतना है माइनस का, लिखा इस पे भी 1 है, लिखा इस पे भी 1 है, तो इस पे भी वैल्यू उतनी है लेकिन प्लस की है, तभी तो ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव पार्टिकल है। इसके ऊपर चार्ज है ही नहीं, तभी तो ये न्यूट्रल है। ऊपर जो लिखा है मास लिखा है, तो इसका जो मास है स्टूडेंट वो है 9.1 10⁻³ kg। इसका मास जो है 1.67 10⁻27। मास में दोनों सेम है, इसलिए न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है। मैं ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ जबकि वैल्यूज बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ। ये चीज़ें आपको क्लियर करूँगा मैं चैप्टर 13 न्यूक्लियस के अंदर कि एक्चुअल में इनके मास में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि ये मास जो यहाँ लिखा हुआ है वो तो कुछ और लिखा हुआ है, और जो मैं लिख रहा हूँ वो कुछ और लिख रहा हूँ। तो वो हम बात करेंगे जब हम न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा एटम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस तरह के कंटेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद बुरा अकेडमी, हमारे प्ले स्टोर के ऊपर ऐप प्रमोद बुरा अकेडमी नाम से आप वहाँ पर हमारे जितने भी कोर्सेज आप देख सकते हैं। हम 8, 9, 10 में मैथ साइंस, 11, 12 में हम फिजिक्स को कवर कर रहे हैं, और सिर्फ स्कूलिंग को नहीं कवर करेंगे, हम नीट फाउंडेशन, जेई फाउंडेशन के एक मॉड्यूल को क्लियर करने वाले हैं। आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको यहाँ बिल्कुल 0 लेवल से लेके टॉप लेवल तक इसी तरह पढ़ाया जाएगा ताकि आपके एक सिंगल डाउट भी ना रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।